नमस्कार दोस्तों, दिव्य साहित्य संग्रह में आप सभी का स्वागत है। यूजीसी नेट के सिलेबस में संकलित इकाई 8 में कोसी का घटवार शेखर जोशी की रचित कहानी, जिसका अध्ययन हम अभी करने वाले हैं। चलिए चालू करते हैं। अभी खप्पर में 1/4 से भी अधिक गेहूँ शेष था। हर एक लाइन पे हमको जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो सबको हमको नोट करना है। जैसे 1/4, तो 1/4 से भी अधिक गेहूँ, कितना गेहूँ शेष था? 1/4 से भी अधिक। ये सब प्रश्न यूजीसी नेट में किए जाते हैं, अंदर अंदर से ही प्रश्न किए जाते हैं, तो सभी याद रखने योग्य हैं, सभी को याद रखें हम। चलिए आगे चलते हैं। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटों को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और खप्पर में झांक कर देखा, जैसे यह जानने के लिए इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है, परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं था और खस खस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाट चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला था। सर के बालों और बाहों पर आटों की एक हल्की सफ़ेद परत बैठी हुई थी। खंभे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जास रसाला सुबह से अब तक 10 पेंसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया। कैसी अनहोनी बात अनहोनी तो है ही। जेठ बीत रहा है, आकाश में कहीं बादलों का नाम निशान ही नहीं। अन्य वर्षों अब तक लोगों की धान रोपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार बीच की क्यारियाँ सूखी जा रही है। छोटे नाले गुलों के किनारे के घट महीनों से बंद है। कोसी के किनारे है गुसाई का यह घट। किसके किनारे गुसाई का यह घट है? अभी किसके बारे से बताया जा रहा था? गुसाई। किसके किनारे है? कोसी के किनारे गुसाई का यह घट है, पर इसकी भी चाल ऐसी कि लद्दू घोड़े की चाल को मात दे। चक्की के निचले खंड में छिछर की आवाज़ के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कौन सी आवाज़? छिछर। ये सभी याद रखिएगा मित्रों, प्रश्न किए जाते हैं। छिछर कितनी धीमी आवाज़। अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी इससे ज़्यादा शोर करती है। इसी मथानी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती, और अब तो भले नदी पार कोई बोले तो ये बात यहाँ सुनाई दे जाए। छप 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 पुरानी फौजी पेंट को घोटने तक मोड़कर गुसाई पानी की गुल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर न जाए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्रायः आधा फलांग चलकर वो बांध पर पहुंचा कि नदी की पूरी चौड़ाई को घेरकर पानी का बहाव घट की गुल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध में 1-2 स्थान पर निकास बंद कर दिया। फिर गुल के किनारे किनारे चलकर घट पर आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ा बहुत गेहूँ शेष था। वह उठकर बाहर आया। दूर रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर आ रहा था। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज़ दे दी, है हो यहाँ लंबर देर में आएगा। 2 दिन का पिसान अभी जमा है, ऊपर उमेद सिंह के घट में देख लो। एक और किसका घट था? उमेद सिंह। और एक था गुसाई का, जो कोसी के घट में था, कोसी के किनारे था। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकार कर वह बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा नंबर नहीं लगा दोगे? गुसाई होठों मुस्काया। रसाला कैसे चीखता है जैसे घट की आवाज़ इतनी हो कि मैं सुन न सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज़ में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, यहाँ जरूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर चले जाओ। वह आदमी लौट गया। मिहल की छाँव में बैठकर गुसाई ने, किसके छाँव में? मिहल, सभी याद रखिएगा। लकड़ी के जलते कुंदे को खोदकर चिलम सुलगाई। गुड गुड करता धुआं उड़ता रहा। खस्सर खस्सर चक्की का पाट चल रहा था। कैसे आवाज़ आ रहा था? खस्सर खस्सर। ये इस बार प्रश्न किया गया था, याद रखिएगा कि चक्की का पाट कैसे चल रहा था, कौन सी आवाज़ दे रहा था? खस्सर खस्सर। किट 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 खप्पर के से दाने गिराने वाली चिड़िया पाट पर टकरा रही थी। छिछर छिछर की आवाज़ के साथ मथानी पानी को काट रहा था, और कहीं कोई आवाज़ नहीं,
कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। रेती पाथरों के बीच में टखने टखने पत्थर भी अपना सिर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज धूप कहीं चिड़ैया भी नहीं बोलती, किसी प्राणी का प्रिय अप्रिय स्वर नहीं। सूखी नदी के किनारे बैठा गोसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को क्यों लौटा दिया। लौट तो वह जाता ही घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैलों को देखकर दो चार क्षण की बातचीत का आश्रय ही होता। कभी कभी गोसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही जिसे अपना कह सके ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं। पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीबी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। गोसाई के क्या कोई विवाह नहीं हुआ था, ना बाल बच्चे थे, ना बीबी थी। घुटने तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट को मोड़कर गोसाई ने खोला। गुल में चलते हुए थोड़ा भाग भीग गया था, पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट की शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सलवटों को ठीक करते करते गोसाई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। उसके होठों पे बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों की याद गोसाई सोचने लगा, इसी पैंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है। नहीं, याद करने को मन नहीं करता। पुरानी, बहुत पुरानी बातें वह भूल गया है, पर हवलदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। ऐसी ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्मसिंह आया था। कौन? धर्मसिंह। लॉन्ड्री की धूली नोकदार क्रीज वाली पैंट, वैसी ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गोसाई फौज में गया था। किसे देख कर उसे फौज में जाने का मन किया? हवलदार धर्मसिंह को। पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी, अकेलापन भी उसके साथ आ गया। पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियाँ संबंध है उस बार की छुट्टियों की बात। कौन महीना? हाँ, बैसाख ही था। सर पर क्रॉस, खोखरी के क्रेस्ट वाली काली किस्तूनीमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी को पहली बार एनुअल लीव पर घर आया था। कौन सा समय था? बैसाख था। तो चीड़ वन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई थी। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। चाचा का गोट एकदम भर गया था। ठसाठस बिस्तर की नहीं, एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी। लोगों को बिठाने के लिए खूब याद आया है आंगन का। गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़ या हल्द्वानी के तंबाकू लोभ ही नहीं था, कल के शर्मीले गोसाई को उस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था। पर गोसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह वहाँ नहीं थी। नाला पार के अपने गांव से भैंस के कटिया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी। कौन? लक्ष्मा। पर गोसाई उस दिन उससे मिल न सका। गांव के छोकरे ही गोसाई की जान को बवाल हो गए थे। बूढ़े नरसिंह प्रधान कौन थे? नरसिंह। ठीक कहते थे। आजकल गोसाई को देखकर सोबनिया की लड़की भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लग गया है। सोबनिया का लड़का भी। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते थे, सिगरेट बीड़िया गपशप के लोभ में। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे लक्ष्मा को पात पतेल के लिए जंगल जाते देखकर। वह छोकरों से काकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गोसाई के घुटने पर सर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। कौन से पेड़ के नीचे लेटी हुई थी लक्ष्मा गोसाई के गोद में? काफल के पेड़। और लेटे लेटे काफल खा रही थी। पके गदराए गहरे लाल लाल काफल खेल खेल में काफलों की छीना झपटी करते गोसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी थी। टप टप काफलों का गाढ़ा लाल रस उसके पेंट पर गिर गया था। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाह की कुर्ती इसमें निकल आएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंस दी थी। पुरानी बात क्या कहा था गोसाई ने, याद नहीं पड़ता। तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुआ, या कुछ ऐसा ही। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी? पहाड़ी पार के रमुआ ने, जो तुरी निशान लेकर उसे ब्याहने आया था, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे हम? लक्ष्मा के बाप ने कहा था।
उसका मन जानने के लिए गुसाई ने टेढ़े तिरछे बात चलवाई थी। उसी साल मंगसिर की एक ठंडी उदास शाम को गुसाई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे कहा था, हमारे गांव के राम सिंह ने जीत की, तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। इस साल उसकी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है। तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नज़दीक की है, लक्ष्मा। लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम था। देखो, लक्ष्मा गुसाई है ना, एक दूसरे से प्रेम करते थे। गुसाई की प्रेमिका लक्ष्मा थी, लेकिन उसके पिताजी ने गुसाई को लक्ष्मा देने से इनकार कर दिया। और किससे विवाह कर दिया था? राम सिंह। गुसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास से चला आया था। रमडे थे उस दिन। हमेशा आधा पैग लेने वाला गुसाई उस दिन पेशी करवाई थी, मलेरिया प्रिकॉशन न करने के अपराध में। सोचते सोचते गुसाई बुदबुदाया, रसाल एडजुटेंट। गुसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले वह मौका निकालकर लक्ष्मा से मिला था। गंगना थज्जू की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। वर्षों से वह सोचता आया कि कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। जिस पर भी गंगनाथ का कोप हुआ वह कभी फल फूल नहीं पाया। पर लक्ष्मा से कब भेंट होगी यह वह नहीं जानता। लड़कपन से संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदानों में चले गए। गांव की ओर जाने को उसका मन नहीं होता। लक्ष्मा के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता। गुसाई के बैठे बैठे अपनी पुरानी स्मृति की ओर लगा हुआ था। जितने दिन नौकरी रही वह पलट कर अपने गांव नहीं आया। गुसाई फौज में भर्ती हो गया था। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलंटरी ट्रांसफ़र लेने वाली की लिस्ट में नायक गुसाई सिंह का नाम ऊपर आता रहा लगातार 15 साल तक। पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा। 15 साल बाद। कितने साल बाद गुसाई फौज से वापस आया था? 15 साल बाद। रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गुसाई अपनी ज़िंदगी की किताब पढ़ कर सुनाता। शब्द शब्द अक्षर अक्षर कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया है उसने। पर नदी किनारे या तपती रेत, पंचक्की की खटर पटर, मिहल की छाया में ठंडी चिलम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गुसाई। और चारों ओर अन्य कोई नहीं, एकदम निर्जन निस्तब्ध सुनसान। एकाएक गुसाई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी से सर पर बोझा लिए एक नारी आकृति उसी की ओर चली आ रही थी। गुसाई ने सोचा वहीं से आवाज़ देकर उसे लौटा दे। कोसी ने चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों वह बाध्य करे। दूर से चिल्लाकर पिशाच स्वीकार करवाने की लोगों की आदत से वह तंग आ चुका था। इस कारण आवाज़ देने की उसका मन नहीं हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नंदी के मार्ग में आ पहुंची थी। चक्की की बदलती आवाज़ को पहचानकर गुसाई घट के अंदर चला गया। खप्पर का नाश समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्न वाले थैले को उलटकर उसने एक अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़ियों को उल्टा कर दिया। किटकिट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे को थैले में भरने लगा। घट के अंदर मथानी की छिच्छर की आवाज़ भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की ऊपर वाले पाट की घिसटती हुई घरघराहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गोसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठस्वर, कब बारी आएगी जी, रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। सर पर पिसान रखेगी स्त्री उससे पूछ रही थी। गुसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बंद होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख के आगे आ गया था। गुसाई उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैले को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़िया किटकिट बोल रही थी। उसी गति के साथ गुसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। घट के छोटे कमरे में चारों ओर पीसे हुए अन्न का चूर्ण फैल रहा था।
जो अब तक गोसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफ़ेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा वे शब्द दोहराए। वह अब भी तेज धूप में बोझा सर पर रखे हुए गोसाई के उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वो उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार के प्रश्न को गोसाई न टाल पाए, उत्तर देना ही पड़ा। यहाँ पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी ही, उसने दबे दबे स्वर में कह दिया। स्त्री ने किसी प्रकार के अनुमय विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी। गोसाई झुककर घर से बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया था। हताश वह कुछ क्षणों तक जाते हुए देखता रहा और फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाती हुई उस स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज़ देकर उसे बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज़ न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता जो उसे मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गोसाई के अंतर में तीव्र उथल पुथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को नहीं रोक पाया। लड़खड़ाती आवाज़ में उसने पुकारा, लक्ष्मा। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज़ नहीं दे पाया था। स्त्री ने आवाज़ नहीं सुनी। इस बार गोसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे। ये वही लड़की थी जिसे गोसाई प्रेम करता था। उसका विवाह किसी अन्य से हो गया था। संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यह थी कि चक्की वाला एक बार पिशाच स्वीकार न करने पर भी दोबारा उसे बुला रहा है, या उसे केवल भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी? गोसाई ने संयत स्वर में कहा, ले आ, हो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गोसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ मिहल की छाँव में चला गया। लक्ष्मा पिसान का थैला घट के अंदर रख आई। बाहर निकलकर उसने आंचल के कोर से मुंह पोंछा। तेज धूप चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। मिहल के पेड़ की छाया में घट की ओर पीठ किए गोसाई बैठा हुआ था। निकट स्थान में दाड़िम के एक पेड़ की छाह को ले छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान नहीं था। लक्ष्मा कहाँ किस पेड़ के नीचे बैठी? दाड़िम। वह उसी ओर चलने लगे। गोसाई की उदारता के कारण रेड़ी सी होकर ही जैसे उसने निकट आते आते देख कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे घटवाड़ जी, बड़ा उपकार का काम कर दिया। तुमने ऊपर के घट में भी जाने कितनी देर में लंबर मिलता। अजात संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गोसाई ने मन ही मन में विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखे। इससे पूर्व ही उसने जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा मायके कब आई? गोसाई ने अंतर में घुमड़ती आंधी को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे वह भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। दाड़िम की छाया में पात पतेल झाड़कर बैठे लक्ष्मा ने शंकित दृष्टि से गोसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धारा अचानक जल प्लावित होकर बहने लगी तो भी लक्ष्मा को इतना आश्चर्य न होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गोसाई को इस रूप में देखने पर हुआ। विस्मय सी आंखें फाड़ कर उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास न हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गोसाई ही है। तुम जाने लक्ष्मा क्या चाहती थी? से शब्द उसके कंठ में ही रह गए। लक्ष्मा उसे पहचान ली कि वह गोसाई है। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया हूँ। गोसाई बताया कि मैं पिछले साल पलटन से लौट आया हूँ। वक्त काटने के लिए यह घट लगवा लिया। गोसाई ने ही पूछा, बाल बच्चे ठीक हैं? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को अपने हाथों में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर निरुद्देश्य से तोड़ने लगी और गोसाई पतली सीख लेकर आग को कुरेदता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गोसाई ने पूछा, तू अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। टप 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 वह सर नीचे किए आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ उसके उठते गिरते कंधों को गोसाई देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वो किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गोसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसके गले में चरऊ सुहाग चिन्ह नहीं था। हतप्रभ सा गोसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर वो उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वो केवल मात्र श्रोता बनकर
रह जाना चाहता था। गुसाई की सहानुभूति पूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूबती मरती जंजाल करता। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हूँ, गुसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता जी, बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी है, सोचते हैं कहीं मैं हक न जमा लूँ। मैंने साफ साफ कह दिया मुझे किसी का कुछ लेना देना नहीं। जंगलात की लीसा ढो ढो कर अपनी गुजर कर लूँगी, किसी की आँख का कांटा बनकर नहीं रहूँगी। गुसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता भर रहा। दाड़िम के वृक्ष से पीठ टिकाकर लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठी थी। गोसाई सोचने लगा 15-16 साल किसी की ज़िंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय के अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष पहले की लक्ष्मा को देख रहा है। कितनी तेज धूप है इस साल, लक्ष्मा का स्वर उसके कानों में पड़ा, प्रसंग बदलने के लिए, जैसे लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही हो। और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहाँ लक्ष्मा बैठी थी। दाड़िम की फैली फैली अधढकी डालों से छनकर धूप उसके सिर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीनियों में डुबा रही थी। गुसाई एकटक उसे देखता रहा। दोपहर तो बीत चुकी होगी, लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गुसाई का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे, उसने कहा। उधर धूप लग रही हो तो इधर आ जा छाँव में। कहता हुआ गुसाई एक जम्हाई लेकर अपने स्थान से उड़ गया। नहीं, यही ठीक है, कहकर लक्ष्मा ने गुसाई की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ दूसरी ओर देखने लगा था। घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखते हुए पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी जल्दी लक्ष्मा का अनाज खप्पर में खाली कर दिया। धीरे धीरे चलकर गुसाई गुल के किनारे तक गया। अपनी अंजलि से भर भर कर उसने पानी पिया और फिर पास की एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और एल्युमिनियम के कुछ बर्तन लेकर आगे के निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटर कर उसने आँख सुलगाई और एक काली पुती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मा की ओर मुँह कर कह गया, चाय का टाइम हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है। लक्ष्मा ने उत्तर नहीं दिया और उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुसाई को काफ़ी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा एक 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मा की देह से सटकर बैठा हुआ था। कितने? 6-7 वर्ष का बच्चा जो लक्ष्मा का था। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मा ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुँच गया है। गुसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है। एक बार झुंझलाकर लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया, चुप रह, अभी लौटकर घर जाएंगे, इतनी सी देर में क्यों मरा जा रहा है। चाय के पानी से दूध डालकर गुसाई फिर उसी बंजर घट में गया। एक थाली आटा लेकर वह गुल के किनारे बैठा बैठा उसे गूंथने लगा। मिहल की पेड़ की ओर आते समय उसने साथ में 2 बर्तन ले लिए। लक्ष्मा ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी। एक गिलास, एक एनिमल का मग और एक एल्युमिनियम मैस्टिन में गुसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली और पत्थरों से बने बेढंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। हाथ का चाय का गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मा उठी। आटे की थैली अपनी ओर खिसकार उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की कि गुसाई ना कह सका। वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबिया सरीखी रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। वर्षों बाद ऐसी रोटियां देखी हो गुसाई ने। जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियां स्वयं उसके हाथों से बनी बेडौल रोटियां से एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मा के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। किसी काम से वह बंजर घट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को उठाता रखता रहा। वह लौट कर आया तो लक्ष्मा रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और अब आटे में सने हाथों को धो रही थी। गुसाई ने बच्चे की ओर देखा। वह दोनों हाथों में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गुसाई को देखे जा रहा था। लक्ष्मा ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी।
मैं तो अपने टेम से ही खाऊंगा, या तो बच्चे के लिए। स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अनधिकार हो। नाना जी, वह तो अभी घर से खाकर ही आ रहा है, मैं रोटियां बनाकर रखाई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मण ने आपत्ति प्रकट कर दी। यूं ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? बच्चे ने रुआसी आवाज़ में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ गया था। चुप! आंखें तरेर कर लक्ष्मण ने उसे डांट दिया। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यपद हो गई थी। इस कारण लज्जा से उसका मुंह आरक्त हो उठा। बच्चा है, भूख लगी आई होगी, डांटने से क्या फ़ायदा? गुसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु माँ की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकार करने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर कभी माँ की ओर देख लेता था। गुसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने में संकोच करता रहा, तो लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया। मर, अब ले क्यों नहीं लेता? जहाँ जाएगा वही अपने लक्षण दिखाएगा। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गुसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे के हाथों में दिया। भरी भरी आंखों में इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गुसाई कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए होठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गुसाई और लक्ष्मण दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबाकर खाते खाते गुसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कुराकर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। लक्ष्मण ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गुसाई हो होकर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारे एक आधी रोटी और खा लेता। गुसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी व्यवस्था प्रकट की। ऐसे ही खाने पीने वाली की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता? 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है, आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज ले जाऊंगे कुछ सौदा। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गुसाई ने संकोचपूर्ण स्वर से कहा, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गुसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए रख ले, मेरे पास अभी है और है, परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था। नहीं नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़े कह रही थी। यह तो बात चली थी तो मैंने कहा, कहकर लक्ष्मण ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गुसाई को लक्ष्मण का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज़ में बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है साला। कितना कमाया, कितना फूका हमने इस ज़िंदगी में, है कोई हिसाब? पर क्या फ़ायदा, किसी के काम नहीं आया, इसमें एहसान की क्या बात है? पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी एकदम मिट्टी। परंतु गुसाई के इस तर्क के बावजूद लक्ष्मण अड़ी रही। बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिने रहें तो भले बुरे दिन निभी जाते हैं जी। पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराये प्रेम से हंस बोल दे तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। गुसाई ने गौर से लक्ष्मण की मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे हुए ज्वार और तूफान का वहाँ कोई चिन्ह शेष नहीं था। अब वह सागर जैसे सीमाओं में बंधकर शांत हो चुका था। रुपया लेने के लिए लक्ष्मण से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा बुझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहाँ से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार संकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मण उस ओर पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपनी निजी आटे के टीन से 2-2.5 सेर की करीब आटा निकालकर लक्ष्मण के आटे मिला दी। कितने आटे? 2-2.5 सेर। यह प्रश्न इस बार जीसी नेट में पूछा गया था कि कितने आटे का सेर उन्होंने निकाल के गुसाई ने लक्ष्मण के आटे में मिला दी, तो 2-2.5 सेर। और संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाँक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। बांध की ओर जाने से पहले वह एक बार लक्ष्मण के निकट गया। पिसान पिस जाने की सूचना उसे देखकर वापस लौटते हुए फिर ठिठक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रही हो, अटक अटक कर वह बोला, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गुसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वह न जाने क्या कहना चाहता है। इस बात की आशंका से उसके मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा। पर गुसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाए तो गंगनाथ को जाकर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। पूत परिवार वालों की देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। लक्ष्मण की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका। पानी तोड़ने वाले खेतिहार से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा, सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मण अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक
पहुंचने तक टकटकी लगाकर देखता रहा। घट के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किट किट आवाज़ कर रही थी। चक्की का पाट खिस्सर खिस्सर चल रहा था और मथानी के पानी कटने की आवाज़ आ रही थी और कहीं कोई स्वर नहीं। अब सुनसान निस्तब्ध। धन्यवाद मित्रों। कोसी का घटवार कहानी यहाँ समाप्त होता है।